नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आरटीआई के बारे में आपकी जानकारी आपको देंगे और आरटीआई से जुड़े नियम कानून को बताएंगे। सूचना का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत करने, शासन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत कई अहम उद्देश्यों के लिए संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। देश के इतिहास में इस कानून ने कई अहम घोटालों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है। लोगों को सूचना तय समय में पाने का रास्ता भी दिखाया है और ये अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो जाकर किसी भी सरकारी विभाग से सवाल कर सकता है और हर तरह की जानकारी ले सकता है। इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग के अंदर जन लोक सूचना अधिकारी के पद का प्रावधान है। आरटीआई आवेदन इनके पास जमा करना होता है और इसके लिए नागरिक को सरकारी संस्थान जाकर बस एक आवेदन देना होता है और आवेदन देने के बाद उसका जवाब उस संस्थान को 30 दिन के भीतर देना होता है। इस तरह ये देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है, जिसका उपयोग कर वो अपने हक की मांग कर सकता है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। आज आरटीआई के नियमों के बारे में जानकारी देंगे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अक्षय वर्मा जी। अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका। तो अक्षय जी, आपको विषय से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप में कॉल कर सकते हैं। सूचना के अधिकार से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अक्षय जी हमें देंगे। अक्षय जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सूचना का अधिकार क्या है, किन फैसलों के तहत ये अधिकार हमें मिला है? पार्लियामेंट में करवाया गया था। उसके बाद से इस एक्ट का बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आर्टिकल 91 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी कहलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेजर बहादुर सिंह, जो कि ये केस 2003 के अंदर आया था। के अंदर पहली बार राइट टू इंफॉर्मेशन को। ठीक है अक्षय जी, मैं आपसे फिर से कनेक्ट करती हूँ। अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल आज हम सूचना का अधिकार के तहत बात कर रहे हैं। अक्षय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि इस विषय से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, बताएंगे आरटीआई क्या होता है, किन फैसलों के तहत ये अधिकार हमें मिला हुआ है, इसके जरिए आपके पास क्या हक है और इन हकों का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। इन तमाम विषयों के बारे में आज तफसील से हमारे जानकारी देंगे कानूनी अधिवक्ता। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फिलहाल जो सूचना का अधिकार है वो बेहद अहम हथियार जनता के साथ, जनता के पास होता है और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए अक्षय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय जी, जिस सवाल को मैंने आपसे पहले पूछा था, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ पा रही थी, एक बार फिर से उस सवाल का जवाब दीजिए कि सूचना का अधिकार क्या है और किन फैसले के तहत ये अधिकार हमें मिला हुआ है। जी, जैसा कि हम जानते हैं, हम बात कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की। ये पार्लियामेंट में लाया गया था, पार्लियामेंट के द्वारा सन 2005 के अंदर। बेसिकली ये आया कहाँ से? हमारे एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ था 2003 के अंदर, जिसका टाइटल था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेजर बहादुर सिंह। उस केस के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन को आर्टिकल 19(1) जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया गया है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन को भी एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद से राइट टू इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा एक प्रवोक रहा कि 2005 में सरकार को एक्ट लाना पड़ा, जिस तहत कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, वो हम ले सकते हैं। जी, ठीक है। ये तो एक इंफॉर्मेशन लेने का जरिया हुआ, लेकिन ये बताइए कि आरटीआई एक्ट क्यों लाया गया?
क्या वजह इसके पीछे है? कि आरटीआई एक्ट लाने का पर्पज ये था कि जितने भी सरकार में किसी तरह के कोई घोटाले हो रहे हैं, किसी तरह की कोई एलिगेशंस लग रही हैं, पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि कौन उस चीज के लिए अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या चल रहा है, वो किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं, उसमें फंड्स किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, इन सब की जानकारी एक जनरल पब्लिक को देने के लिए ये एक्ट लाया गया था 2005 के अंदर। जी ठीक है। सरकारी अधिकारियों की आरटीआई के संदर्भ में क्या जिम्मेदारियां होती है? देखिए, सरकारी अधिकारी जो होते हैं, इसमें हम बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास ये आरटीआई लगाई जाती है और उसको इंश्योर करना होता है कि हर तरह से जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो प्रोवाइड की जाए उस पर्सन को, और जो वो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें सारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ये उसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है। जी ठीक है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होते हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? देखिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हर डिपार्टमेंट में, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट है या सेंट्रल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाए जाते हैं जो कि आरटीआई के अंदर जो भी हम कोई एप्लीकेशंस लगाते हैं उसमें जो भी हमारे सवाल होते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और वो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए लायबल रहते हैं पब्लिक को। एक टाइम फ्रेम डिफाइन किया गया, उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर वो उस टाइम फ्रेम के अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं तो इवन पेनल्टीज, फाइन, डिसिप्लिनरी एक्शंस तक लिए जाते हैं। जी ठीक है। ये बताइए कि आरटीआई के जरिए जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या रहती है, इसका प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, अगर मैं इसके प्रोसेस के रिगार्डिंग बताऊं तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जैसे अभी हमने बात की, तो उसके पास हमें एक रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उस रिटन एप्लीकेशन के अंदर हमें प्रिस्क्राइब करना पड़ता है कि हम क्या चीज चाह रहे हैं, क्या उससे मांग रहे हैं। तकरीबन हम क्या करते हैं, सेक्शन के अंदर ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जिसके साथ हम 10 रुपए की एक फीस लगाते हैं और ये एप्लीकेशन जाती है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास। वो इस एप्लीकेशन को डिसाइड करते हैं। अदरवाइज मैं बात करूं तो सन 2005 के अंदर पहली एप्लीकेशन लगाई थी वो एक पर्सन थे जिनका नाम था शहीद राजा बुर्नी। उन्होंने एप्लीकेशन, पहली आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी पुलिस स्टेशन में पुणे, महाराष्ट्र में अक्टूबर 2005 के अंदर। तो वो वहां से एक मतलब क्रांति स्टार्ट हुई आरटीआई की, और उसके बाद से अभी तक भी हम बहुत ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशंस लगाते हैं। अगर मैं एक रफ आइडिया बताऊं, डिपार्टमेंट के अंदर एक साल के अंदर बेयर मिनिमम लाखों एप्लीकेशंस लगती हैं जिनके जवाब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करने होते हैं। जी ठीक है। ये बताइए कि आरटीआई के लिए जब आवेदन डाली जाती है तो कैसे इसको प्रोसेस किया जाता है आगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आरटीआई के लिए जैसे ही हम कोई रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं उसके साथ हमें एक एप्लीकेशन फीस देनी होती है, जो सिंगल आरटीआई एप्लीकेशन के लिए 10 रुपए की फीस होती है। वो 10 रुपए की फीस लगा के उसके अंदर जो हमने सवाल पूछने हैं वो सवाल उसमें लिखकर हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कंसर्न डिपार्टमेंट से ये सारे जवाब उनके लेकर हमें विद इन 30 डेज उस एप्लीकेशन का रिप्लाई देते हैं। ठीक है जी। आरटीआई के लिए जब आवेदन डाली जाती है तो ये कैसे प्रोसेस होता है, ये अक्षय जी हमें बता चुके हैं, लेकिन सर ये बताइए कि किन कारणों से जो आवेदन है वो रद्द किया जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि अभी हमने बात की कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है उसके पास पावर्स होती हैं, ये एप्लीकेशन उनके पास ही जाती हैं और वो इस एप्लीकेशन को डिसाइड करते हैं। और ये एप्लीकेशन हम संदर्भ में लगाते हैं, किसी भी कोई गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो लेने के लिए। अभी आपने मेरे से पूछा कि किन कारणों की वजह से या किन बेसिस पे वो एप्लीकेशन बेसिकली रिजेक्ट कर सकते हैं या वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा हमारा जो कंट्री
वो एक सॉवरन कंट्री है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो कि प्रेजुडिस करती है हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हमारे देश की, तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो कोई कोर्ट्स को हैम्पर करे वो इंफॉर्मेशन कभी नहीं प्रोवाइड की जा सकती आरटीआई में। कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमारे पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को हैम्पर करती हैं, या कोई हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, उनको हैम्पर करती हैं, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कुछ जैसे फॉरेन जो कोर्ट्स हैं या फॉरेन गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है, अगर कोई वो लेना चाहे वो भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इन शॉर्ट, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें किसी की भी लाइफ या किसी की भी का डेंजर है तो वो चीज प्रोवाइड नहीं की जाती। तो कुल मिलाकर डिपेंड इस पे करता है कि आपने इंफॉर्मेशन क्या मांगी है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आरटीआई से संबंधित तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी अक्षय जी हमें दे रहे हैं। अक्षय जी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को क्यों नियुक्त किया जाता है और क्यों इसे बनाया गया, कमीशन में कौन होते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो सेक्शन 6 के अंदर फाइल होती हैं, जो कि सीधा जाती हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास, पीआईओ के पास। पीआईओ इस एप्लीकेशन को डिसाइड करते हैं और डिस्पोज ऑफ करते हैं सेक्शन 7 के अंदर, जो हमारा आरटीआई एक्ट का 2005 का है। इन केस किसी भी तरह से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ जा सकता है, उस पर्पस से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC बनाया गया है, जिसके अंदर उस ऑर्डर की अपील्स जाती हैं जो ऑर्डर पीआईओ ने पास किए हैं। ये अपील हम विद इन 30 डेज फाइल कर सकते हैं अगर कोई संतुष्ट नहीं है पीआईओ के ऑर्डर से। अब दूसरी चीज आपने जो पूछी है वो ये पूछी है कि CIC में कौन कौन इसमें होते हैं। बेसिकली जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसके अंदर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक रहता है, उसके अलावा 10 अदर मेंबर्स होते हैं, किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा। और इसमें जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो उनकी भी सलाह ली जाती है। तो अगर मैं बताऊं तो ये बेसिकली एक एपिलेट बॉडी है जो कि पीआईओ के काम को सुपरवाइज करने के लिए उसकी अपील्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। और इसी में हम सेकंड अपील भी फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील का जो टाइम रहता है वो 30 डेज का होता है। फर्स्ट अपील के बाद अगर हमें सेकंड अपील फाइल करनी होती है तो उसका टाइम पीरियड 90 डेज का रहता है हमारे पास। जी जी, ठीक है। ये बताइए कि किन संस्थाओं पर ये एक्ट लागू नहीं होते हैं? जी, जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि ये सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सब पे एप्लीकेबल होते हैं। सबसे सीधा सा फॉर्मूला है इसका कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति पे, प्राइवेट पर्सन पे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। और अगर इसकी मैं अदरवाइज बात करूं, अगर इन डेप्थ की अगर थोड़ी सी बात करूं, तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी एक इसमें छोटा सा बार है कि कहीं पे भी अगर किसी कंट्री की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी पे ये मतलब कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा सकती। ऐसे ही कोर्ट्स को लेके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, फॉरेन गवर्नमेंट जो रिलेशन से रिलेटेड या किसी भी पर्सन के लाइफ या सेफ्टी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इन सब चीजों से बाहर किया जाता है। इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। जी, ठीक है। अगर कोई विभाग सूचना ना दे तो क्या किया जाए? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है जी। अक्सर क्या होता है कि हम कोई भी एक एप्लीकेशन डालते हैं, एप्लीकेशन डाल के हमें ये उम्मीद रहती है कि हमारे पास उस चीज का जवाब आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसके पास 30 डेज का टाइम पीरियड होता है उसका जवाब देने के लिए। इन केस वैसे तो ये जवाब देना उनके लिए मैंडेटरी है। अगर वो जवाब नहीं देते हैं किसी कारणों की वजह से
तो उनके ऊपर पेनल्टीज, डिसिप्लिनरी एक्शन और फाइन वगैरह ये सब इम्पोज किए जा सकते हैं। बट फिर भी अगर जवाब नहीं देते हैं तो उसके लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाई गई है, जहां पर हम एक अपील के माध्यम से, अपील तो बेसिकली हो गई ऑर्डर की, अगर उसमें ऑर्डर भी नहीं पास किया है तो उसको डायरेक्शन दिलवाने के लिए हम वहां पर फाइल कर सकते हैं कि जो पीआईओ है उसको डायरेक्शन दी जाए कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड करे, क्योंकि इतने टाइम से वो एप्लीकेशन उसके पास पेंडिंग है। तो उसके लिए भी हम सीआईसी में जा सकते हैं। जी, आरटीआई जवाब की समय सीमा क्या होती है सर? कितने दिनों के अंदर जवाब देना होता है? जी, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन जो पीआईओ जिसको बोलते हैं, पीआईओ को किसी भी एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद 30 डेज का टाइम दिया गया है जवाब देने के लिए। उसे 30 के अंदर वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी होती है, जो कि सेक्शन 7 ऑफ आरटीआई एक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। अगर वो 30 डेज के अंदर जवाब नहीं देते तो कोई भी एप्लीकेंट सीआईसी में ऊपर जा सकता है डायरेक्शन सीख करने के लिए, और सीआईसी फिर उसको स्पेसिफिक सेपरेट दे सकता है उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए। जी, किस मामले में आरटीआई खारिज की जा सकती है? देखिए, अभी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आरटीआई खारिज करने के लिए सिर्फ हमारे कुछ, एक सेक्शन 8 है आरटीआई एक्ट, अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक कुछ हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके अंदर आरटीआई की रिजेक्ट की जाती है। उस सबसे तरीके से अगर मैं जवाब दूं तो किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसकी लाइफ या सेफ्टी को हैम्पर करती है, उसमें हम कभी भी आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं। उसके अलावा किसी भी तरह से देश को अगर खतरा है या देश की कोई सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी पे कोई सवाल पूछा जाता है, उन सब चीजों में कभी भी उस चीज का आरटीआई का रिप्लाई नहीं दिया जाता। कोर्ट के फंक्शंस, स्टेट लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ रिलेशन से रिलेटेड, तो इस तरह की सारी चीजें रहती हैं जिसके अंदर हम आरटीआई एप्लीकेशन को, जो पीआईओ है, वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। क्या आरटीआई कोर्ट में वैध है? क्या? सॉरी, आरटीआई कोर्ट में वैध मानी जाती है? जी बिल्कुल। आरटीआई का जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो हमारी जजमेंट थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेजर बहादुर सिंह की, इसके अंदर आर्टिकल 19(1) के अंदर कोर्ट ने कहा था कि जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो एक हमारा फंडामेंटल राइट है। जब हमें कोर्ट्स एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारा वो फंडामेंटल राइट बना रखा है, तो वो हर जगह एप्लीकेबल मानी जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम वैलिड सोर्स के थ्रू लें, आरटीआई के थ्रू लें, प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हुए लें, तो वो इंफॉर्मेशन हमारी वैलिड मानी जाती है। एक और छोटा सा सवाल मेरा कि आरटीआई में गलत जानकारी देने पर क्या होता है, और जो आरटीआई दायर करता है वो किस तरह से आगे एक्शन ले सकता है, या इसको लेकर आगे क्या कर सकता है, क्या कार्रवाई करवा सकता है? जी, जैसा कि हम इसमें पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। यूजुअल कोर्स में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गलत प्रोवाइड करता है तो आप उसकी अपील लगा सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, जिसको हम सीआईसी भी बोलते हैं। लेकिन यूजुअल कोर्स में इस तरह से प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नहीं की जाती कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर फाइन, डिसिप्लिनरी एक्शन, इन सब चीजों के प्रावधान है अगर वो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस तरह की गलती नहीं करेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अक्षय जी, आपने बहुत विस्तार से आरटीआई से जुड़ी हुई जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।